everyone. In last video, we will study about the topic of distance time graph. Today we will discuss velocity time graph, velocity and time. शॉर्टकट में हम वेलोसिटी और टाइम को वीटी ग्राफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है. तो ये वीटी ग्राफ हम लोगों को बताता है. वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है. और टू ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी और टाइम के अंदर देखा जाए टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है. क्या है? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा और जो डिपेंडेंट है वेलोसिटी डिपेंडेंट का काम करेगी उसको हमेशा किसके अंदर रखा जाएगा? वाई एक्सिस के अंदर रखा जाएगा. अब देखो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम से हम दो फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं. एक तो क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. अगर हम लोग टाइम को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो वेलोसिटी और टाइम किसके बराबर आ जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा. इसका मतलब एक तो हम सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम का यूज करके, क्योंकि ये दो ही वेरिएबल है, एक वेलोसिटी है और एक टाइम है, इन दो वेरिएबल्स का यूज करके हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेटा. दूसरा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का और टाइम एक्सिस का, जैसे ये एक वीटी ग्राफ है जिसमें ये लाइन के अकॉर्डिंग ये वीटी ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया को जिसको मैंने सेंडेड कर दिया, इस एरिया का अगर हम लोग एरिया इसका निकालें, सेंडेड एरिया जो निकाल ले, ये एरिया किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के. देखो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ आया है, जो लाइन आई है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में बीच में जो एरिया है, अगर वो एरिया निकाल लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पहली चीज तो हम लोग वेलोसिटी और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट. और वो कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? जो बताया मैंने, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, दोनों के बीच का जो एरिया है. अभी मैं आपको ये चीजें निकाल के दिखाऊंगा डिफरेंट केसेस में. दूसरा, वेलोसिटी और टाइम दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? दूसरी चीज हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है. तो हम लोग दूसरा जो वेरिएबल है यहाँ पे हम एक्सीलरेशन, दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी और टाइम का यूज करके निकाल सकते हैं. और याद रखना, ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है. और एक्सीलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी. एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. दूसरा, वेलोसिटी और टाइम का यूज करके हम जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं. यानी कि हम लोग जो यहाँ पे इन दो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का यूज करके दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे. अब हम ग्राफ्स को डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर स्टडी करते हैं. सबसे पहले मैं लेता हूं फर्स्ट ग्राफ की वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पहला ग्राफ पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट जब है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो वो इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में. देखो क्या लिखा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. किससे मूव कर रहा हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम. यूनिफॉर्म के अंदर उसकी वेलोसिटी फिक्स रहती है. एक बार जो कांस्टेंट होगी वही रहेगी, फिक्स टाइम के वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स रहेगी. और वीटी ग्राफ जो आएगा ऐसे केस के अंदर, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ आएगा दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. वो किसके पैरेलल आएगा बेटा? टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, जिसको मैंने पहले ग्राफ में ड्रॉ कर रखा है. अगर मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखो ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस.
एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन रख दिया, टाइम रख दिया, वाई एक्सिस के अंदर कौन रख दिया, मैंने वेलोसिटी रख दी। मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5-5 मीटर पर सेकंड का इंटरवल ले लिया। यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पहले इसका मतलब क्या है, पहले सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तभी तो हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, एक फिक्स वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और उस केस के अंदर उसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये देखो, ये P और Q जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस ग्राफ की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये ग्राफ की लाइन जो आई है कैसी आई है, स्ट्रेट लाइन आई है। 4 सेकंड के बाद मैंने निकाला है। तो इस ग्राफ का यूज करके मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि दो चीजें निकाल सकते हैं। वो दो चीजें क्या क्या निकाल सकते हैं, एक चीज तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और दूसरी चीज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन। तो देखो 1 बाय 1 करके हम दोनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले इसकी स्लोप देखो, स्लोप की बात करें तो कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ करके अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट इसका 0 आ रहा है। यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, कोई स्लोप है ही नहीं, ओरिजेंटल के बिल्कुल स्लोप 0 है, और स्लोप 0 होगी तो उस केस के अंदर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और टेंजेंट थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, स्लोप है ही नहीं, तो 0 है, तो उस केस के अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आफ्टर 4 सेकंड के बाद, क्योंकि 4 सेकंड तक Q पॉइंट तक माना हुआ है, तो 4 सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालने का आपको तरीका बताया कि एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है, इन दोनों के बीच में ये शेडेड एरिया कर रखा है। इस शेडेड एरिया को कैलकुलेट कर लो, और वो शेडेड एरिया का जो आप लोगों के पास एरिया शेडेड है वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये एक रेक्टेंगुलर बन गया, पी क्यू, इस पॉइंट को R मान लिया, इस पॉइंट को क्या मान लिया, S मान लिया, तो मैंने क्या निकाल लिया, एरिया एनक्लोज बाय ए रेक्टेंगुलर PQRS। मैथ्स में रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया निकालने का। एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है आप लोगों के पास, तो मैंने इसकी एक साइड ये मान ली PS ये, और एक ये साइड मान ली आप लोगों के पास SR, क्योंकि रेक्टेंगुलर में फ्रंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या यूज किया, PS into R। एक लेंथ मान ली, एक आप लोगों के पास इसकी ब्रेथ मान ली। ये कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो मैंने पहली वेरिएबल की वैल्यू ली 10 और सेकंड की वेरिएबल की वैल्यू ली 4, और दोनों को मल्टीप्लाइड करके मैंने क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी आ गई, 40 मीटर। तो देखो दो चीजें निकल के आ गई यहाँ पे, एक तो क्या आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, और एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। कब, जब ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में उस केस के अंदर उसकी वेलोसिटी टाइम के इंटरवल में चेंज हो रही होगी, बट इनिशियली जो ऑब्जेक्ट का है रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट के अंदर हो, किसके अंदर हो, आप लोगों के पास रेस्ट के अंदर हो। देखो लेट अस सपोज मान लेते हैं इनिशियली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी जब कितनी मिलेगी, जब स्टार्टिंग होगी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 0। कब, जब टाइम कितना मान लिया, 0 मान लिया। उसके बाद फिर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आफ्टर दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट। उसके बाद वो यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और दैट इज इन एवर इस यूनिफॉर्म जो बोला है इसका मतलब क्या है, every unit interval of time velocity of object increase and equal amount। जैसा कि एक नीचे एक टेबल के थ्रू आउट ये एक्सप्लेन किया गया है। मान लेते हैं वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन इज कितनी मान ली मैंने, 2 मीटर पर सेकंड है। देखो जैसा कि टेबल के अंदर लिखा है, टाइम 0 से स्टार्ट किया रेस्ट में, बॉडी भी किस में थी, उसके अंदर वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट में थी। फिर 1 सेकंड के बाद उसकी, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड जो बोला है मैंने, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना बोला है, 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर मान ली, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8, क्योंकि 2-2 के गैप में यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी।
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ देखो 1 सेकंड के अंदर 2, या फिर 1 सेकंड के अंदर 2, या फिर 1 सेकंड के अंदर 2, इस तरीके से 2-2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ एक्सीलरेट हो रही है। अगर ऐसे केस के अंदर हम उसका ग्राफ बनाए, क्या बनाए, ग्राफ बनाए, तो उस केस के अंदर हमेशा याद रखना, ऐसे केस के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो कैसा आता है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन बट स्ट्रेट लाइन। देखो ये आपके सामने ग्राफ जो मैंने बना रखा है, इधर टाइम एक्सिस ले लिया, इधर वेलोसिटी ले लिया, मैंने 2-2 सेकंड के हिसाब से इस टेबल को यूज करके मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो मेरा जो ग्राफ आया वो ग्राफ कैसा आया, वो एक स्ट्रेट लाइन आया जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब हम लोग इस ग्राफ का यूज करके, जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का यूज करके हम 2 चीजें अभी निकाल सकते हैं। मैंने अभी बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। एक तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और एक हम उसके इसके अंदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल मान सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज आप लोगों के पास दी हुई है, देखो मैं दोनों चीजें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग यहाँ से दोनों की वेरिएबल्स की 2 फिजिकल क्वांटिटी जो मैं अभी बता रहा था, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इस ग्राफ पे मैंने ये एक पॉइंट मान लिया ए, ठीक है, और यहां से इस ए पॉइंट तक मैंने क्या निकालनी है, 2 चीजें निकालनी है कि ऑब्जेक्ट ने ओ यहां से चलना स्टार्ट किया और ए पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्टेंस से निकालते हैं, या जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आया, ए पॉइंट से, देखो मैंने एक नीचे की तरफ ये लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया बी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिस एरिया को मैंने शेडेड कर दिया, अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, क्या निकाल लूं, एरिया निकाल लूं, तो ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि मैंने पढ़ा एरिया अंडर वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, इन दोनों के बीच का एरिया किसको दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को। और ये देखा जाए ये एरिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये देखो ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। अब देखो इसका बेस क्या है, बेस की वैल्यू जो है वो OB है, हाइट की वैल्यू कितनी है, AB है। तो बेटा हम लोग पहले निकालते हैं OB, OB की वैल्यू यहां से और यहां तक की वैल्यू कितनी है 6। AB किसके बराबर है, यहां से यहां तक की वैल्यू के बराबर है, तो AB की वैल्यू कितनी होगी 12। अगर इसके बेसिस पे निकाले कैंसिल करके 3 और कितना आ गया 36 मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस बोल दो या क्या निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो। दूसरी चीज हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, दूसरी थिंग जो निकालेंगे वो बेटा निकालेंगे एक्सीलरेशन। मैंने बताया था एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है भाई, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के इक्वल होता है एक्सीलरेशन। तो यहाँ अभी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बढ़ाया, टेंजेंट थीटा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें मैंने अगर ये टेंजेंट थीटा मान लूं, मैं थीटा एंगल मान लूं, तो इसके अंदर स्लोप निकालने का कल भी फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर साइड को किससे डिवाइड कर दिया जाए, बेस साइड से। या परपेंडिकुलर साइड कौन सी है बेटा, AB, और बेस साइड कौन सी है बेटा, OB। तो इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 12। अभी देखो OB की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास बेटा 6। तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आप लोगों के पास एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस इन ग्राफ का यूज करके हम लोग 2 चीजें निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से तो मूव कर रहा है बट इनिशियली नॉट एट रेस्ट, रेस्ट के अंदर नहीं होगा। तो हम उस ग्राफ को स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ग्राफ में क्या निकालना है लोगों ने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली ऑब्जेक्ट
नॉट एट रेस्ट। फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट था रेस्ट में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे था, बट यहाँ जो है इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। जब टाइम जीरो है तो उस केस के अंदर उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। देखो आप लोगों के पास दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इनिशियली नॉट एट रेस्ट बट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी है, तो देन इट एक्सीलरेट, वो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से कभी स्टार्ट ना होगी, कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी गिवन होगी, उस पॉइंट से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। और उसके अंदर क्या लिखा, बट इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, कहां से स्टार्ट होगा, वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उस पॉइंट से वो ग्राफ स्टार्ट होगा। जीरो से स्टार्ट ना होके वो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की दी हुई है, उस ग्राफ पे कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, सपोज इनिशियली जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने मान ली 2 मीटर पर सेकंड मान ली कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो इसका मतलब उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 2 वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट उस 2 मीटर पर सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हम वैल्यू लेते हैं वेलोसिटी और टाइम की, किसके बेसिस के ऊपर, जब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी मानते हैं, टाइम जीरो होता है। देखो टाइम की वैल्यू जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली हम लोगों ने, 2 मान ली, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ता गया तो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगा, तो 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, क्योंकि यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इनिशियली स्टार्ट जो हो रहा है वो जीरो से स्टार्ट वेलोसिटी ना होके तो हमारे पास कितने से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। तो उस डाटा को यूज करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने पर हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बट वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जहां से वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उस स्पीड से। अब इस ग्राफ का यूज करके बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर यही ग्राफ, यही सारा का सारा कांसेप्ट यूज किया जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए। तो देखो हमने अभी आपको सिखाया कि इस ग्राफ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हम 2 फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एक तो क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और एक क्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकाल सकते हैं, दूसरा एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखो ये पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पे यहां से चलना स्टार्ट किया, ये ओरिजिन वाला पॉइंट मान लिया O, इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। तो A से चल के और B तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने निकालना है। तो B वाले पॉइंट से हमने 2 लाइंस परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, एक एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दी और एक इस पे ड्रा कर दी, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर दी। इस पॉइंट का नाम क्या दिया, देखो यहां से हम एक लाइन को, आप लोग यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये लो पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को D मान लिया। इस तरीके से हमारे पास ये देखो, ये सबसे पहले डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये जो सेंटेड एरिया, जितना सेंटेड एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर आया, ये देखो जिसको मैंने सेंटेड कर दिया है, ये सेंटेड एरिया आप लोगों के पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल को या डिस्प्लेसमेंट को। और ये देखो ये एक फिगर जो बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है। मैथ्स के अंदर ट्रेपीजियम आता है, क्या होता है, जिसके अंदर 2 साइड्स एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। चार लाइन से बाउंडेड फिगर जिसमें 2 लाइंस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और उनके बीच का गैप दिया हुआ हो, तो उस फिगर को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। देखो यहाँ एक ट्रेपीजियम बन गया, O, A, B और D। तो हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OA क्या निकाल लेते हैं, B। अब देखो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के 2 तरीके हैं। ये देखो यहां से यहां तक, ये वाली जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नीचे वाला तो एक रेक्टेंगुलर बन गया, ऊपर वाला एक क्या बन गया आप लोगों के पास, एक ट्राइंगल बन गया। रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया दोनों निकाल के अलग अलग करके निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग सीधा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की हाइट।
देखो तो हम लोग यहां से ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं 1/2। अब दो पैरेलल साइड कौन कौन सी, देखो एक तो पैरेलल साइड ये है और दूसरी पैरेलल साइड ये है, तो हमारे पास दो पैरेलल साइड है, एक तो है OA प्लस दूसरी पैरेलल साइड है BD, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, OD को। तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं 1/2। OA की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मैंने रख दी 2 प्लस BD, B और D इसकी वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर और कहां तक जा रहा है डाटा हमारे पास 12 तक जा रहा है, 12 मल्टीप्लाइड बाय O से लेकर और D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हम लोगों के पास 5 पे डाटा जा रहा है, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया। सिंपलीफाई करो इसको, 2 12 और 2 14 हो गए मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको कैंसिल करें 7 से तो कितना आ गया, 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 क्या आ गया आप लोगों के पास, मीटर आ गई। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, सबसे पहले डिस्टेंस निकल के आ गई, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस बोल दो या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है तो दोनों सेम ही आएगी आप लोगों के पास। इसको दूसरे तरीके से भी बच्चे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया दो तरीके से निकाल ले। देखो जिसको मैं अलग से एक बना रहा हूं, ये तो एक रेक्टेंगुलर बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, रेक्टेंगुलर, और ऊपर वाला क्या बना दिया जाए, एक ट्रायंगल बना दिया जाए। ट्रेपेजियम के एरिया को तोड़ दिया जाए, रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया दोनों को हम लोग अलग अलग करके भी सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। अगर आपको दिखाना है निकाल के तो मैं दिखा देता हूं। दूसरा तरीका है, ये अल्टरनेट मेथड है, अगर इस मेथड को यूज ना करो तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकालनी हो तो उस केस के अंदर डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया OABD। अब इस ट्रेपेजियम के एरिया को तोड़ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कौन सा हो गया, ये A, ये B और ये C, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लस दूसरा एरिया ऑफ ये जो नीचे वाला है ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, OACD। तो देखो एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, ट्रायंगल का बेस क्या है, ये ट्रायंगल का बेस है A से लेकर C, कितनी गैप है 5, तो मैंने लिख दिया 5। अच्छा हाइट कितनी है ट्रायंगल की, B से लेकर C, देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये 12 पे एंडिंग हो रहा है, तो यहां से 2 से और 12 के बीच का गैप कितना आ गया, 10, कितना आ गया 10, तो ये तो पहले का हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया मैंने बताया था लेंथ इनटू क्या बताएगी, ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 2 है और ब्रेथ कितनी है 5 है, तो 2 इनटू क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई करके 5। सिंपलीफाई करो इसको, 2 पे करें तो कैंसिल कितना हो गया 5 पे, 5 5 कितना हो गया 25, और यहाँ पे 10 की वैल्यू दोनों को ऐड करें तो हमारे पास फिर से कितना आ गया 35 मीटर आ गया। वही सेम पैटर्न आ गया, पर निकालने के दोनों अलग अलग मेथड है। कोई इसको इस तरीके से निकाल के दिखा देता है, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के दिखा देता है, कोई इसको ट्रेपेजियम को तोड़ के अलग अलग एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाल के दिखा सकता है। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, इसी ग्राफ को यूज करके हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या निकाल सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, स्लोप, क्या बताया था बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां हम लोग स्लोप निकालते हैं और स्लोप किसके बराबर होती है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसके बराबर होते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, स्लोप किसके बराबर होती है, टेंजेंट थीटा। तो मैंने बताया था टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए परपेंडिकुलर साइड को बेस साइड से, तो ये एक ट्रायंगल, जो ट्रायंगल AB और C है, इसके अंदर ये स्लोप निकालनी है हम लोगों ने, स्लोप का मतलब थीटा एंगल निकालना है। तो परपेंडिकुलर साइड ये होगी इसकी BC और इसका बेस क्या हो गया AC। तो परपेंडिकुलर साइड को हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC।
B से C के बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 12 पे एंडिंग हो रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना आ गया बेटा? 12 माइनस 2 अपॉन कितना आ गया? और AC, A से C, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, OD और AC एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम मिलेगी। ये कितनी दी है? 5। तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया 10/5, कितने से डिवाइड करके इसको 2 पे कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास एक्सीलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास दो रास्ते थे निकालने के, दोनों फिजिकल क्वांटिटी निकाल के बता दी मैंने, आपको डिस्टेंस भी निकाल दी और क्या निकाल दिया दूसरा मैंने? एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्राफ है? और लास्ट ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मींस नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि उस केस के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, इक्वल चेंज नहीं होगी, अनइक्वल चेंजमेंट होगी। और ऐसे केस के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो किसी भी शेप के अंदर आ सकता है, बट जनरली जो आता है वो किस शेप के अंदर आता है? कर्व शेप के अंदर आता है। अब मैं आपको डिफरेंट केसेस के ऊपर 3 केसेस जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मैंने बोला फर्स्ट केस के अंदर इफ द वेलोसिटी डिक्रीज यूनिफॉर्मली विद टाइम, अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है विद टाइम के साथ, तो उस केस के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस टाइप आएगा? देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। उसके बाद वो घटते घटते 6 सेकंड के बाद कितने पे आ गई? इनिशियल वेलोसिटी 20 थी स्टार्टिंग में, टाइम 0 था, बट 6 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी? यहां देखो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। दूसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन से, बट यहां एक कंडीशन लगाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में है वो 0 नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। अगर यहां 0 आप लोगों के पास होती, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 नहीं है, फाइनल भी 0 नहीं है, तो इस केस के अंदर उसका ग्राफ जो आएगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और लास्ट केस है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, मींस नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू, तो उस केस के अंदर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो? 0, तो उसका जो ग्राफ आता है वो जिगजैग लाइन मोशन के अंदर आता है। तो बेटा हमने 3-4 ग्राफ स्टडी किए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। वो कौन कौन से ग्राफ थे? पहला जब हम लोगों ने स्टार्ट किया वहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। दूसरे के अंदर हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन था, बट इनिशियल ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था। फिर तीसरे केस में पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन था,